नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास में जो आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो अंग्रेज़ों ने शैक्षिक नीति चलाई, शैक्षिक नीति का विस्तार किया, शिक्षा की किस प्रकार की नीति चलाई, उनका क्या पर्पस था, वो क्या देना चाहते थे यहाँ पर, और किस प्रकार से जो डिफरेंट कमीशंस हुए या गवर्नर जनरल्स हुए, वाइस रॉयस हुए, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं, पहले थोड़ा पृष्ठभूमि को चेक कर लें। तो प्राचीन काल में जो परंपरा थी शिक्षा की, वो गुरुकुल की परंपरा मूलतः चली आ रही थी, और गुरुकुल की परंपरा जो है वैसी एजुकेशन दी जाती थी, और एक आश्रम व्यवस्था थी, और शिष्य जो थे वो गुरु के पास जाके बैठकर विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण करते थे। और जब मध्यकालीन युग आता है तो मकतब और मदरसों की बात होती है। मकतब और मदरसा बेसिकली धार्मिक शिक्षा को देने के लिए बने थे, और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी, एक रिलीजियस एजुकेशन, और मंदिरों में भी रिलीजियस एजुकेशन का प्रावधान था। लेकिन वो एक मॉडर्न एजुकेशन जिसका संबंध अंग्रेज़ों के साथ था, या जो यूरोप में चल रही थी, वो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर चल रही थी, वैसी एजुकेशन का देने का प्रावधान कुछ था नहीं। तो वो सोचा जा रहा था कि किस प्रकार से भारतीयों को दी जाए। पर्पस 2-3 थे, मंशा तो थी उनकी अंग्रेज़ों की कि एक प्रोग्रेसिव या मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। हाँ, उसके पीछे उनकी अपनी एक मंशा थी, अपनी इच्छा थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कम वेतन में, कम तनख्वाह में ऐसे कर्मचारी चाहिए थे जो उनके ऑफिसेज में, दफ्तरों में काम कर सके। यूरोप से जो लोग आते थे उनका वेतन बहुत अधिक होता था, और वो हायर पोस्ट पे होते थे, और सारा काम हायर पोस्ट वाले तो नहीं चला सकते बेसिकली, ठीक है। तो लोअर पोस्ट पे, कम ओहदों पे भी कुछ लोग जो है वो चाहिए होते थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि इनको एक एजुकेशन ऐसी दी जाए, मॉडर्न एजुकेशन जो है वो दी जाए। पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य थॉट, पाश्चात्य विचारों वाली जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है, वो देने के बारे में सोचा गया। तो इसके पीछे भी बहुत सारे मतभेद रहे हैं, कंट्रोवर्सीज रही हैं। जब इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना था तो कोई एक मत नहीं थे, ये लोग भी, कंपनी के लोग भी एक मत नहीं थे। तो सबसे पहले जो बात होती है वो एक चार्टर एक्ट की बात होती है। 1813 का ये जो चार्टर एक्ट है, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर हमें, 1813 का चार्टर एक्ट जो है। तो 1 लाख रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया इस एक्ट में, कि 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखे जाएंगे। लेकिन वो 1 लाख रुपए खर्चे कैसे जाए, तो ये एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, 2 नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट वो थे जो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न थॉट के पक्ष में थे, कि ये जो 1 लाख रुपए खर्चे जाने हैं, इस ढंग से खर्चे जाएं कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा, और वो भी पश्चिमी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में दी जाए। और जो ओरिएंटलिस्ट हैं वो ये कहते थे नहीं, ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाए, वो भी इंडियन लैंग्वेज में, कि भारतीय भाषाओं का ही इस्तेमाल हो, प्रयोग हो, और ट्रेडिशनल एजुकेशन अभी दें। अभी भारतीय इस काबिल नहीं हुए कि उन्हें आप यूरोप का जो थॉट है या वेस्टर्न थॉट जो है वो आप प्रोवाइड करवा सके। हाँ, तो मैकॉले बाद में जो आता है, मैकॉले जो है, मैकॉले एक एंग्लिसिस्ट है, ठीक है। मैकॉले का साथ देने के लिए डफ भी है, एक और अंग्रेज अफसर का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, डफ। तो मैकॉले का साथ डफ दे रहे हैं। ही इज इन द कैटेगरी ऑफ एंग्लिसिस्ट। मैकॉले और डफ दोनों ही एंग्लिसिस्ट माने जाते हैं। और ओरिएंटलिस्ट में भी एक नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है उन्हें इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप जो है वो एक इंडोलॉजिस्ट भी हैं, और इंडियन स्टडी में बहुत महारत उन्होंने हासिल की है। तो एक ओरिएंटलिस्ट थे कि नहीं भाई, इंडियंस को जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन आप दें भारतीय भाषाओं में, और वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाँ, तो बहरहाल ये इशू चलता रहता है, और 1 लाख रुपए जो है वो खर्चे जाते हैं, और उसमें ज़्यादा खर्च जो होता है वो एंग्लिसिस्ट की बात ही मानी जाती है।
फिर मैकॉलेस के माइन्यूट्स बहुत फेमस हैं यहाँ पर। 1835 में मैकॉले ये पेश करते हैं अपने एजुकेशन के संबंध में माइन्यूट्स, और वो एक फिल्ट्रेशन थ्योरी देते हैं। वी आर सीइंग हियर, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ये बहुत फेमस हुई थी मैकॉले की। फिल्टर, जैसे एक फिल्ट्रेशन होता है ना, फिल्टर होता है कि ऊपर आप पानी डालेंगे वो अपने आप फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। फिल्टर में ऊपर पानी डाल रहे हैं और वो अपने आप नीचे आ रहा है। तो मैकॉले साहब कहते थे कि भैया कुछ एक लोगों को चुनकर आप एजुकेशन दे दें, कि सभी भारतीयों को ये एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टिव एजुकेशन आप चुने, आप लोगों को चुने, आप उन्हें एजुकेशन दें, वो अपने आप आगे भारतीयों को एजुकेट कर देंगे, ठीक है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम सभी के लिए स्कूल्स खोलें या सभी के लिए ये एजुकेशन जो है वो शुरू करें। तो ये मैकॉले साहब कह रहे थे फिल्ट्रेशन थ्योरी। हाँ, वो इस हक में ज़रूर थे कि एजुकेशन होगी वेस्टर्न थॉट की, वेस्टर्न एजुकेशन होगी, वेस्टर्न थॉट की होगी, और भाषा भी उनकी अंग्रेजी रखी जाएगी, क्योंकि वो ये मानकर चलते थे, उनके लफ्ज़ों में, उनके शब्दों में बात करें कि जितना साहित्य है भारत का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य और जो मध्यकालीन साहित्य है, कहते जितनी मर्जी आप लाइब्रेरीज इकट्ठी कर लें, उनकी एक साथ कर लें, और यूरोप में एक अलमारी की जो पुस्तक है वो उसके बराबर माना जाएगा। मतलब वो इतना तुच्छ समझते थे भारतीय साहित्य को, भारत में जो कुछ भी लिखा गया था वो समझते थे उसमें प्रोग्रेसिव न चीज़ कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि प्रोग्रेस हो सके। तो ये मैकॉले का विचार था। हाँ, उससे पहले बात करते हैं कि 1781 और 1791 की एक मैं बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। 1781 में एक कलकत्ता में मदरसा स्कूल खोला गया था, कलकत्ता में, ठीक है। और 1791 में डंकन ने एक संस्कृत स्कूल खोला था। तो एक वो एजुकेशन देना चाहते थे, साथ में भारत के जो लॉज हैं, नियम हैं, रस्मो रिवाज हैं, उसकी जानकारी भी हासिल करना चाहते थे। तो कलकत्ता में जो मदरसा स्कूल खोला 1781 में, या आप अच्छे से नोट कर लें, ये प्रश्न कई बार आ जाता है। तो उसका मकसद था कि वो मुस्लिम्स के जो लॉज हैं, मुस्लिम्स के जो कानून हैं, या उनके जो रस्मो रिवाज हैं, रिवायतें हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते थे। और 1791 में जो डंकन ने ये खोला था, संस्कृत का स्कूल खोला था, इसके ज़रिए जोनाथन डंकन पूरा नाम था, जोनाथन डंकन, वो हिंदू धर्मों, रिवाज, रस्मो रिवाज, सामाजिक विषयों के बारे में और सभ्याचार की जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए खोले गए थे। तो ये एक तरह से यहाँ के रस्मो रिवाज की जानकारी भी लेना चाहते थे। तो उसके बाद ये फिल्ट्रेशन थ्योरी के बाद चार्ल्स वुड का डिस्पैच फेमस है। अगर भारतीय हम शिक्षा के इतिहास की बात करें तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये हम देख पा रहे हैं 1854, चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो ये मैकॉले के बिल्कुल उलट थे। चार्ल्स वुड जो है उन्होंने बिल्कुल मैकॉले के उलट बात की है। उन्होंने कहा है कि भैया फिल्ट्रेशन थ्योरी नहीं चलेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ एक को एजुकेट कर दिया और वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। नहीं, एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है तो सबको दीजिए आप, और दोनों भाषाओं को रखें आप अंग्रेजी माध्यम भी रखें और आप भारतीय माध्यम भी रखें, आप भारतीय भाषा का माध्यम भी रखें। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप इंडियन लैंग्वेजेस में दें, और जो हायर एजुकेशन है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में दें। तो वो सिस्टम हम देखते हैं कि कमोबेश आज भी चल रहा है, आज भी जारी है। और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ऑफिसेस जो आज हम देखते हैं, DPI ऑफिस देखते हैं, वो खोले गए, वो चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद ही खोले गए थे। और उन्होंने अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स भी बनाए। जैसे आधुनिक भारत में बात करें तो B.Ed होती है, B.Ed M.Ed जो होती है, तो वो जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद ही बनते हैं, वो आते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ पहली 3 जो हैं वो भी तभी बनी थी। और यूनिवर्सिटीज़ की आप बात करते हैं तो 1857 में जो है मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे की यूनिवर्सिटी जो है वो हमें नज़र आ जाती है, वो बनाई जाती है। और उनका काम जो होता है एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाता है और एजुकेशन के साथ भी जोड़ा जाता है।
आज भी जो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं कि कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी लेती हैं अपने आप पे पढ़ाई करवाने के साथ साथ, तो वो सिस्टम 1857 से ही हमें नज़र आ रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में जो शुरू किया गया। इस प्रकार से भारत की शिक्षा नीति धीरे धीरे बढ़ती है आगे, और धीरे धीरे और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनती हैं, वो एस्टैब्लिश होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी आती है, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय के ने बनाई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऊपर आती है सर सैयद अहमद खान के प्रयत्नों के फलस्वरूप। तो इस प्रकार से भारतीय शिक्षा जो है वो अपने पहले पड़ाव पूरे करती है, और एक हंटर कमीशन और रैले कमीशन, दो कमीशन जो है वो आते हैं। हंटर कमीशन और रैले कमीशन, दो कमीशन जो हैं वो बनाए जाते हैं कि जाकर देखें आप कि एजुकेशन में जो इंडिया में जो एजुकेशन दी जा रही है उसका विस्तार किस प्रकार से हो रहा है। तो ये देखने के लिए दो कमीशन बनाए गए, उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। हंटर कमीशन है और रैले कमीशन है। हंटर कमीशन है और रैले कमीशन है, तो ये भी सामने आ जाते हैं, ये भी नज़र आते हैं हमें। इस प्रकार से भारतीय शिक्षा नीति का पड़ाव जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, विस्तार होता है, और एजुकेशन, आज जो हम एजुकेशन देखते हैं ये कई पड़ावों से होकर, कई मरहलों से होकर आज जो है शिक्षा नीति इस मकाम तक पहुंचती है। उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव भी देते रहें, फीडबैक भी देते रहें चैनल पे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू वेरी मच।